हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग दृष्टि के क्विक बुक को कवर करेंगे जो बिहार एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, तो आपको अवश्य लगाने चाहिए। इसका कंप्लीट पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कंप्लीट इसका रिविजन पीडीएफ आंसर टिक करके और जितने भी आपका बिहार एसआई के लिए लेटेस्ट आपका एडिशन है, चाहे आपका रेलवे का लेटेस्ट भी आपका एडिशन, ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए आपका है, ए टू जेड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो लिंक डाला गया है उस पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज का पहला प्रश्न हमारा रखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला दिया गया है मनुष्य, ये आपके पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। धरातलीय स्थलाकृति हो जाएगा, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं, इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा जो कि आपके पर्यावरण के अंतर्गत आपका शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, जो बिल्कुल आपका सही कहा जा रहा है। अगला स्टेटमेंट हमारा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, करेक्ट है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप 99.99% केस में चांसेस रहता है ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट होता है, जहाँ पर कि आपका इनमें से सभी रहता है। तो थोड़ा बहुत आप रिस्क लेकर के और इनमें से आप सभी लगाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए दोस्तों, अगर आप दृष्टि के कंप्लीट आप क्विक बुक को कवर करते हैं तो आप बिहार एसआई के जो सेट लगाएंगे या फिर आप टेस्ट देंगे उसमें आपका बेहतर इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा, क्योंकि जो दृष्टि का आपका क्विक बुक है इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतरीन तरीका से दिया गया है। चाहो तो आप अलग अलग सब्जेक्ट का आप इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। ये जितनी भी आपका बुक है ये कंप्लीट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है टेलीग्राम पर भी अपलोड किया जाता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और लेटेस्ट आपका 2025 का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स आपका ये भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके फ्रेंच शब्द से हुआ है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, ये सभी आपका जो है परितंत्र के अंतर्गत रहता है, यानी परितंत्र कहलाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो दोस्तों आपका सी करेक्ट होगा, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है। और देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जिसे कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप सभी लोग 99 में ही मात्र आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग BIHAR और आपको सर्च करना है EXAM44 यानी बिहार एग्जाम 44 आपको सर्च करना है। टेलीग्राम पे सर्च का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको एक आईडी दिखेगा, उस आईडी पे आपको कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि 99 आपको पेमेंट करवाया जाएगा। पेमेंट के बाद जस्ट आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिसमें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि 2025 का आपका लेटेस्ट आपका नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है। तो आप सभी लोग बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट आपको फुल कोर्स आपको मिल जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आंसर करेंगे आप लोग। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला कहा जा रहा है कि जैव मंडल। जैव मंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। तो आपका सी के साथ चला जाएगा। अगला है वायुमंडल। अगर हम बात करें वायुमंडल का तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो परत होती है इसे वायुमंडल कहा जाता है। अगला है आपका जलमंडल। तो देखिए जलमंडल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं
जैव मंडल, यहाँ पर आपको पूछा गया है जल मंडल, तो ये आपका हो जाएगा जलीय क्षेत्र को जल मंडल कहा जाता है। और स्थल मंडल की बात करें तो पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को जो है हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? देखिए इस बुक की जो है लोकप्रियता इसलिए ज़्यादा है दृष्टि का, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है ये काफ़ी बेहतरीन है, जो कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप इस बुक को कवर करने के बाद। और लगातार देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी हो, चाहे जो भी संस्थान आपका टॉप संस्थान है, इन सभी में लगातार आपको जो है दृष्टि के क्विक बुक को आपको प्रिपेयर किया जा रहा है बिहार एसआई के लिए। तो आप सभी लोग इस चीज़ों को जो है कवर करेंगे और इन चीज़ों का आप लोग अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका इम्प्रूवमेंट आपका आ जाएगा। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपके मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया है। पहला कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत होती है, जो बिल्कुल राइट है। महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होता है, जो बिल्कुल आपका गलत है। केवल और केवल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, प्रायद्वीपीय परपट्टी की सिलिका एवं एल्युमिना जैसे खनिज होती है, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पृथ्वी के परत पर पाई जाने वाली सबसे जो है आपका पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तत्व क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। जबकि बात करें हम लोग धातु का, तो धातु में देखिए आपका सबसे पहले नंबर पर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आपका आ जाएगा सिलिकॉन। तो इस प्रकार से आपका रहता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपको जो दिया गया है ये आपका सही है, इसलिए आपका गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है, जो बिल्कुल आपका गलत है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट था कि पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे मेंडल हुआ क्रोड का परत जो है विकास हुआ है, जो बिल्कुल राइट है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है, जो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो सही वाला स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर याद में रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? तो जमीन के अंदर से जो निकलने वाला होता है इसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। जब ये जमीन पर ठंडा हो जाता है तो इसे दोस्तों आपका लावा कहा जाता है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे आग्नेय सेल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है? क्रोड दिया गया है, क्रस्ट, मेंडल, तीनों परत का आयतन बराबर होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रोड का जो है आपका अधिक होता है, यानी पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा जो होता है ये आपके क्रोड का होता है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपने तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के आयतन का लगभग आप देखेंगे तो जो आपके क्रोड होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि लगभग आपका 83% आपका जो है क्रोड आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट है। हालांकि चलिए स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको कंप्लीट जो है यहाँ पर लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट, चलिए सभी स्टेटमेंट को आप यहाँ पर देखिए। तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदरी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। जो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि जब द्रवित मैग्मा जो है भूपट्टी के अंदर यानी भूपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब कहा जा रहा है कि अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर जो दिया गया है कि आपका जो है अंतर्भेदी जो है आपका भेदरी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। तो स्टेटमेंट आपको दोस्तों रहने हैं याद। अगला है कहा जा रहा है कि बहिर्भेदरी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दोनों वाली होती है, जो कि आपका बिल्कुल गलत रहेगा। अंत कहा जा रहा है कि अंतर्भेदरी आग्नेय सेल की संरचना महीन दोनों वाली होती है, जो बिल्कुल आपका गलत है। केवल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखिए थोड़ा बहुत भी अगर आपको इरिटेशन होता है तो आप क्वेश्चंस को यहाँ पर रिपीट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। हालांकि किसी प्रकार का अगर डाउट क्रिएट होता है
तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, जरूर उस पर काम किया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर रखा जा रहा है कि जो अंतर्भेदी आग्नेय सेल है ये किस प्रकार का है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ये आपके ग्रेनाइट चट्टान है, तो आप प्रॉपरली इसको याद रखेंगे। देखिए अंतर्भेदी जो आपके आग्नेय सेल होता है ये आपका ग्रेनाइट होता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि बहिर्वेदरी जो है आग्नेय सेल होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये आपका देखिए बेसाल्ट होता है। और देखिए अवसादी की दोस्तों अगर बात करें तो ये आपके चूना पत्थर होता है। और देखिए कयांतरित चट्टान जो होता है ये आपका स्लेट होता है। तो इस प्रकार से आप मैच कर लेना। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ आपका इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए अंतर्भेदी आग्नेय सेल आपका ग्रेनाइट, और बही वाला जो आपका बेसाल्ट कहलाता है, और अवसादी सेल आपका चूना पत्थर, और कयांतरित सेल आपका स्लेट कहलाता है। तो इसको यहाँ पर आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका बात हो रही है अवसादी सेल के बारे में। तो अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। अगला स्टेटमेंट हमारा कुछ इस प्रकार है कि इन सेलों में जीवाश्म होने की संभावना नहीं होती है, जो बिल्कुल गलत रहेगा। ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है, तो ये आपका राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 1 और 3 आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कयांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण से कौन सी सेल कयांतरित सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पहला आग्नेय सेल, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा अवसादी सेल। ये दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि उच्च ताप और उच्च दाब के कारण से कयांतरित सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये आपके अग्नाशय सेल है और आपके अवसादी सेल है, तो सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करें, आंसर करिए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती है। तो पहला राइट होगा। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। देखिए कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होते चलेगा, 100% आपका इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप दृष्टि के कंप्लीट क्विक बुक को कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको कवर कराया जाता है ये बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीका से कवर कराया जाता है, ताकि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो है कट गया है, तो आप इसको यहाँ पर माइनस कर लेना। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करती है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्टी के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ये बिहार एसआई का ऑलरेडी आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इस प्रकार से आपका सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा है कि नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, बताइए। जब नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है। तो साथियों आपको राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसे कहा जाता है आपका विसर्प। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा गया है। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विसर्प। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी भागों में। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती है।
कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्र के द्वारा बनाई जाती है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और अस्टेक और आपके समुद्री भृगु। इनमें से आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? बताइए राइट आंसर क्या हो। देखिए लोयस मृदा जो है एक प्रकार का मृदा है और आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोयस के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पवन। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही स्टेटमेंट आपका क्या है? तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। देखिए वायुमंडल के अंतर्गत नाइट्रोजन 78% आपका पाई जाती है, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला है कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका राइट हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये फेफड़ा से ही पुनः क्या होता है आपका रिटर्न आ जाता है। अगला है कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं, जो बिल्कुल आपका गलत है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो पहला और आपका दूसरा स्टेटमेंट राइट है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही आरोही क्रम क्या है? बिहार एसआई का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सबसे अधिक देखिए नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि आपके 78% आपके पाए जाते हैं। बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन आपका 21% आपका पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों अगर बात करें तो ये आपका 0.03% आपकी पाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन और उसके बाद आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लेकिन यहाँ पर देखिए आपका इसके बाद ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। देखिए पहले आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्यों दोस्तों ऐसा? क्योंकि देखिए जो आर्गन होता है ये आपके पृथ्वी पर जो है आपका 0.93% आपकी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। हालांकि ये रेडॉन जो होता है ये आर्गन है, हालांकि एक रेडॉन भी आपका गैस है जो कि वायुमंडल में आपका नहीं पाई जाती है। और बिहार एसआई में पूछा हुआ था ये कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ये आपका रेडॉन है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटती है तो आपकी रेडॉन की उत्पत्ति होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक चार्ट भी दिया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन अप्रॉक्स आपका 21%, आर्गन आपका 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03%, अन्य सभी जो गैसें होती है ये आपका 0.04% आपकी पाई जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में घटित होती है। बात करें हम लोग समताप मंडल का, तो देखिए ध्यान रखें समताप मंडल के अंतर्गत दोस्तों आपका वायुयान जो होते हैं समताप मंडल में उड़ता है। और बहिर्मंडल देखिए सबसे ऊपरी मंडल को बहिर्मंडल कहा जाता है। एक आपके होते हैं आयन मंडल, जिसमें कि रेडियो कम्युनिकेशन को आपको आयन मंडल में छोड़ा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा करेक्ट दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर ए में दिया गया है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग का समताप मंडल कहा जाता है। तो देखिए आपका ये बिल्कुल आपका राइट है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहा जाता है। और देखिए नेक्स्ट हमारा है कि यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, क्योंकि जितने भी आपके बादल और मौसम संबंधी घटनाएं होती है ये आपके क्षोभ मंडल में घटित होती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट राइट है। ओजोन की जो गैस होती है आपके समताप मंडल में होती है, तो उपर्युक्त में से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल में। सी ऑप्शन आपका सही है। इसका फैक्ट दिया गया है कि मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत यह समताप यानी समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने वाली जो है आपका इस परत में आने पर आपके जल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से आपका सही क्या है। तो आंसर इसका करिए आप लोग पहले। राइट आंसर क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है।
तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है जो कि 12 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो दोनों आपका राइट होगा। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका पूछा गया है समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी गई है और ओजोन मंडल का जो क्षेत्र है ये आपके 15 से 35 किलोमीटर आपका है। तो ये ऑलरेडी प्रश्न आपका पूछा गया है, ये जो आप यहाँ पर फैक्ट देख पा रहे होंगे, इसको इसलिए मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। देखिए पहला स्टेटमेंट है हमारा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, यानी कि जो है आपका आतपन या सूर्य तप कहलाता है, जो बिल्कुल आपका करेक्ट है। सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान होती है, ये बिल्कुल गलत रहेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल एक करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। देखिए स्टेटमेंट और ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पर आप आंसर लगाइए। तो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है, वायु दाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, जो बिल्कुल राइट है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, सही है। अगला है कि उच्च वायु दाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका सभी वाला करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर रेडी में दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। देखिए पहला है कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन कहलाती है, जो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका सुमेलित है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती है, तो ये आपका बिल्कुल 100% आपका राइट है, जो ऑलरेडी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी इसमें आपका इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्ट हुआ है, जो एसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी छोटे से क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन स्थानीय पवन है, ये बिल्कुल आपका गलत है। यहाँ पर देखिए केवल और केवल आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। जल चक्र में किस प्रकार की प्रक्रियाएं आती है। देखिए इसमें आपका वाष्पीकरण, संघनन और आपके वर्षण, इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल लवणता में सर्वाधिक योगदान है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। महासागर में ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से महासागर में ज्वार भाटा आती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहद ज्वार भाटा आने की स्थिति क्या है। बृहद ज्वार आने की जो है प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होता है, तो उस समय आपका बृहद ज्वार आने की संभावनाएं होती है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं। तो देखिए आपका पूर्णिमा में भी आते हैं और अमावस्या में भी आते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनमें से आपको बताना है सही स्टेटमेंट आपका क्या है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में ना होकर समकोण पर होते हैं, तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है, तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट राइट है। अगला स्टेटमेंट है कि लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित होते हैं, यानी यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो उच्च ज्वार
नौचालक में सहायक होता है। तो सही दिया गया है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां जो है आपके तट के निकट आ जाती है। तो बिल्कुल राइट रहेगा। ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत दिया गया है। इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो देखिए गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। तो देखिए ये वाला भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। अगला है कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जल धाराएं होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको जो सी में दिया गया है ये बिल्कुल आपका गलत है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोच्च मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है इसे मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सुनामी देखिए अक्सर जो है समुद्री तट में आते हैं और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जापानी भाषा से सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को धरातल से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग की जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रवेदन। इसे हम लोग कहते हैं प्रवेदन। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि धात्विक खनिज किन सेलों में समूह में पाया जाता है। धात्विक खनिज किन सेल समूह में पाई जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय एवं कांत्यांतरित चट्टान में। आग्नेय एवं कांत्यांतरित चट्टान में धात्विक खनिज जो है आपकी पाई जाती है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधात्विक खनिज अवसादी सेलों में पाए जाते हैं और दिया गया है कि खनिज ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम कांत्रित चट्टानों में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए केवल आपका पहला वाला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको काला सोना भी कहा जाता है। तो काला सोना के रूप में आपका जो है पेट्रोलियम और इससे बनने वाले जो उत्पाद होता है इसे काला सोना कहा जाता है। अगर आपने कोयला को हिट किया है तो बिल्कुल आपका गलत है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पाद को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों आपका बहुत अधिक मूल्यवान होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इनमें से गैर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र भारत के अंतर्गत देखिए आपके नागालैंड में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये आपका देखिए जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके मेघालय में है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो दो और आपका चार ऑप्शन आपका राइट होगा यानी कि भी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए तत्वों पर विचार कीजिए। जैसे कि आपका स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पर आपको बतानी है सही क्या है। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। तो ये आपका राइट रहेगा। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। तो ये आपका गलत है। यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो बायोगैस आपका दोस्तों होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपके मीथेन का आपका एक तरह से मतलब मिश्रण होता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया है फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस। विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है। तो फ्रांस आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है। तो ये देखिए आपके असामान्य होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अबरक का प्रमुख उत्पादक नहीं है। झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो अबरक का उत्पादन नहीं किया जाता है तो कर्नाटक के अंतर्गत
कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से जो है सोना की प्राप्ति होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1275 के प्रीलिम्स के सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि बिहार में कहाँ पर सोना की जो है साक्ष्य मिला है, तो ये देखिए आपका जम्मू दिया गया था और जम्मू ही आपका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको मिलाइए। देखिए सेरीकल्चर दिया गया है तो रेशम कीट के पालन सेरीकल्चर कहलाएगा। पीसी कल्चर दिया गया है विटीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाएगा। हॉर्टिकल्चर दोस्तों आपका सब्जी फूलों और फलों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। और देखिए पीसी कल्चर आपका ये मत्स्य पालन कहलाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीका से आप लोग याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है फैक्ट आपका सेरीकल्चर रेशम के कीट का वाणिज्यिक पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियों और फूलों को उगाना, ये आपके हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्लास होता है खत्म। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ A to Z आपको जितनी भी मटेरियल्स होती है ये सारा कुछ वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नो डाउट आप सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएंगे। अगर आप किसी भी ग्रुप से ऐड है, क्लास आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर किया करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।